छात्रों, आज हम समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, अपितु व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। इस दृष्टि से समाज व्यक्तियों का न तो संगठन है और न ही इसका कोई भौतिक स्वरूप है। समाज पूर्णतया अमूर्त है। इस प्रकार समाज सामाजिक संबंधों की व्याख्या है जिसका उद्भव एक विशेष संस्कृति से होता है। सर्वश्री मैकाइवर महोदय के मतानुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है, अर्थात समाज व्यक्ति से नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से है। और जब यह संबंध एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तब हम व्यवस्था को ही समाज कहते हैं। सामाजिक संबंधों से संबंधित निम्न तथ्य समझने आवश्यक हैं। पहला तथ्य है, सामाजिक संबंध किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित किए जाते हैं। यदि यह संबंध अचेतन दशा अथवा अवस्था में स्थापित किए जाते हैं तो इन्हें सामाजिक संबंधों की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। अतः सामाजिक संबंधों के लिए दो व्यक्तियों के बीच जागरूकता अथवा पारस्परिक चेतना का होना आवश्यक है। व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले यह संबंध पूर्णतया स्वतंत्र अथवा अव्यवस्थित नहीं होते हैं, वरन प्रत्येक व्यक्ति को अपने सांस्कृतिक मूल्यों अथवा नियमों एवं व्यवहारों के संचालित ढंगों के अनुरूप ही संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। संस्कृति से प्रभावित यही संबंध एक ऐसी व्यवस्था का रूप देते हैं जिसे हम समाज कहते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि सामाजिक संबंधों में जब कभी भी परिवर्तन होता है तो समाज का ढांचा बदला हुआ दिखाई देने लगता है, क्योंकि सामाजिक संबंध ही सामाजिक ढांचे का आधार है। सर्वश्री मैकाइवर के मतानुसार समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल तथा निरंतर परिवर्तित होती रहने वाली व्यवस्था है। समाज को विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सर्वश्री राइट के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का एक समूह नहीं है, यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की एक व्याख्या है। श्री गिन्सबर्ग ने कहा है, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो अनेक संबंधों एवं व्यवहारों की विधियों द्वारा संगठित हैं तथा उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं। श्री पार्क एवं बर्गेस ने लिखा है, समाज अनेक आदतों, भावनाओं, जनरीतियों, लोकाचारों, प्रविधियों एवं संस्कृति की एक सामाजिक विरासत है जो मानव के सामूहिक व्यवहारों का निर्धारण करती है। सर्वश्री र्यूटर ने लिखा है, समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। इन सभी परिभाषाओं से छात्रों यह स्पष्ट होता है कि समाज सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। सामाजिक संबंध सदैव परिवर्तनशील होते हैं, अतः समाज को भी एक परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था कहा जा सकता है। प्रत्येक सामाजिक संबंध सांस्कृतिक मूल्यों अथवा नियमानुसार होता है, यह अनियमित अथवा मनमाना नहीं होता है। समाज के निर्माण में मनुष्य का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। केवल मनुष्य के संग्रह को समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। श्री मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार एवं पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है।
इस सदैव परिवर्तित होने वाली एवं जटिल व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का एक जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। छात्रों, मैकाइवर और पेज की इस परिभाषा के माध्यम से समाज के आधारों को स्पष्ट करने का अब हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आधार है रीतियाँ। रीतियाँ या प्रथाएं मानव व्यवहार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ विशेष रीतियाँ होती हैं एवं यह कुछ विशेष प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में पाई जाने वाली रीतियाँ पति पत्नी के संबंधों में एक विशेष प्रकार का स्थायित्व उत्पन्न करती हैं। छात्रों, दूसरा आधार है कार्य प्रणालियाँ, प्रोसीजर्स। कार्य प्रणालियों से तात्पर्य व्यवहार के नियमों अथवा विभिन्न संस्कारों से है। समाज में प्रत्येक संबंध स्थापित करते समय यह ध्यान रखना होता है कि हमारे नियम अथवा संस्थाएं इस संबंध को स्थापित करने की अनुमति प्रदान करती हैं अथवा नहीं। अतः कार्य प्रणालियां संबंधों का स्वरूप निर्धारित करके समाज को एक विशेष चरित्र प्रदान करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करती है। छात्रों, तीसरा आधार है अधिकार। प्रत्येक समाज में सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने हेतु अधिकार की एक विशेष व्यवस्था देखने को मिलती है। सामाजिक दायरे में कुछ संबंध अधिकार के होते हैं तो कुछ अनुसरण करने वालों के। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अनियंत्रित रूप से संबंधों की स्थापना नहीं कर पाता है एवं समाज सुव्यवस्थित रहता है। छात्रों, अब हम चौथे आधार के बारे में पढ़ेंगे। चौथा आधार है पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग समाज का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बिना परस्पर सहयोग के समाज की परिकल्पना अधूरी है। बिना पारस्परिक सहयोग के व्यवस्थित सामाजिक संबंधों की कल्पना नहीं की जा सकती। छात्रों, अब हम पांचवा आधार पढ़ेंगे जो है समूह अथवा विभाग। इसके अंतर्गत समाज में विद्यमान सभी समितियां, समूह एवं संगठन शामिल हैं। परिवार, पड़ोस, गांव, कस्बा, नगर, प्रांत, समिति आदि को विभिन्न सामाजिक विभागों की संज्ञा दी जा सकती है। प्रत्येक विभाग का रूप मानव संबंधों को प्रभावित करता है। समूह एवं विभाग जितने अधिक संगठित एवं उपयोगी होते हैं, समाज का स्वरूप भी उतना व्यवस्थित देखने को मिलता है। छात्रों, अब हम छठे आधार पर चर्चा करेंगे। छठा आधार है मानव व्यवहार के नियंत्रण। सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने हेतु मानव एवं मानव समूहों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। यह नियंत्रण दो प्रकार से संभव है, औपचारिक तथा अनौपचारिक। कानून, पुलिस, प्रशासन एवं न्यायालय आदि औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर धर्म, प्रथा, नैतिकता एवं जनरीतियाँ आदि अनौपचारिक विधियाँ हैं। नियंत्रण के उपयुक्त दोनों स्वरूप अनेक आदेशों एवं निषेधों के माध्यम से सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने का प्रयत्न करते हैं। छात्रों, अब हम सातवां और अंतिम आधार पढ़ेंगे जो है स्वतंत्रता। श्री मैकाइवर ने उपरोक्त तथ्यों के अतिरिक्त स्वतंत्रता को भी महत्वपूर्ण माना है। मैकाइवर ने कहा है, कोई भी सामाजिक व्यवस्था अपने सदस्यों पर अत्यधिक नियंत्रण लागू कर लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती है। स्वस्थ संबंधों के विकास हेतु आवश्यक है कि समाज अथवा समूह के सदस्य स्वतंत्रता का भी अनुभव करें। प्रत्येक समाज में अनेक प्रकार के नियंत्रणों के बावजूद अनेक क्षेत्रों में स्वतंत्रता भी प्रदान की जाती है ताकि समूह के सदस्य विचार विमर्श के माध्यम से अपने संबंधों को व्यवस्थित बना सकें। इसी परिणाम स्वरूप सामाजिक समस्याएं उजागर होने पर सुधार कार्य संभव हो पाते हैं। अतः समाज का निर्माण विभिन्न सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। यह संबंध एक सीमा तक रीति रिवाजों, कार्यप्रणालियों, अधिकार व्यवस्था,
सहयोग, सामाजिक नियंत्रणों एवं स्वतंत्रता आदि की भावनाओं के आधार पर होते हैं। छात्रों, इस प्रकार हमने समाज का अर्थ विस्तार से पढ़ा। अब हम समाज की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक विद्वानों ने समाज की अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन समाज को किसी एक परिभाषा के आधार पर पूर्णतया नहीं समझाया जा सकता। समाज एक जटिल व्यवस्था है, अतः हम समाज की अनेक विशेषताओं के माध्यम से हम समाज को समझने का प्रयास करेंगे। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का मात्र एक समूह नहीं है, बल्कि यह पारस्परिक संबंधों की एक अमूर्त व्यवस्था है जिन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। न तो हम सामाजिक संबंधों को देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं। इस प्रकार समाज अमूर्त कहा जा सकता है। सर्वश्री राइट ने कहा है, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, वरन समूह के सदस्यों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है और इसी दृष्टिकोण से समाज अमूर्त है। छात्रों, अब हम समाज की दूसरी विशेषता पर चर्चा करेंगे। समाज की दूसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता समाज का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जागरूक अवस्था में स्थापित किए गए संबंध ही समाज का निर्माण करते हैं। जैसे किसी बस या रेल में एक साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति समीप बैठते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती। लेकिन यदि यही व्यक्ति किसी विषय पर जागरूकता के साथ विचार विमर्श करने लगे एवं एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, तब यही संबंध सामाजिक कहलाएंगे। अतः समाज को निर्मित करने वाले सामाजिक संबंध अचेतन अवस्था में विकसित नहीं होते हैं। छात्रों, अब हम समाज की तीसरी विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी विशेषता है समाज में समानता एवं भिन्नता दोनों का समावेश है। समाज के गठन में समानता एवं भिन्नता का एक सा महत्व है। एक दृष्टि में समाज के सभी सदस्य कुछ आधारों पर एक समान होते हैं, तो अनेक आधारों पर भिन्न भी। यहाँ समानता से हमारा अभिप्राय दृष्टिकोण एवं उद्देश्यों की समानता से है। इस सत्य को नहीं झुटलाया जा सकता कि समाज के सभी सदस्यों में शारीरिक एवं मानसिक रूप में असमानता दिखने को सदैव मिलती है, किंतु यह आवश्यक है कि समाज के सभी सदस्य समान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिलजुल कर कार्य करें। समानता की इस भावना के द्वारा ही पारस्परिक जागरूकता बढ़ती है। इसके फलस्वरूप समाज के सभी सदस्यों के बीच समान चेतना देखने को मिलती है। सरल एवं लघु समाजों में समानता की यह चेतना सर्वाधिक देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप सरल एवं छोटे समाज अपेक्षाकृत रूप से कहीं अधिक संगठित देखने को मिलते हैं। यहाँ भिन्नता से तात्पर्य रुचियाँ, योग्यता, कार्यों तथा स्वार्थों की भिन्नता से है। समाज के निर्माण में भिन्नता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि किसी समाज के सभी सदस्य समान हों, तो ऐसा समाज न तो स्थायी रह सकता है और न ही प्रगति कर सकता है। उपरोक्त कथन को इस प्रकार समझा जा सकता है, यदि किसी समाज में सभी सदस्य समान योग्यता के हों, तो हर समय उनमें संघर्ष और प्रतियोगिता होती रहेगी। समाज के सभी सदस्य एक दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करेंगे एवं इस प्रकार शनै शनै संपूर्ण सामाजिक जीवन विघटित हो जाएगा। इस प्रकार यदि किसी समाज में सभी सदस्य पुरुष हों, तो कुछ समय पश्चात इस प्रकार के समाज का पूर्णतः अंत हो जाएगा। अतः समाज के निर्माण में समानता एवं असमानता दोनों का एक जैसा महत्व है। छात्रों, अब हम समाज की चौथी विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी विशेषता है सहयोग एवं संघर्ष का महत्व। समाज का सहयोग एवं संघर्ष भी एक विशिष्ट लक्षण है।
समाज में व्यक्ति सहयोग के माध्यम से अपने कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर समाज के सदस्यों में अनेक कारणों से आपस में द्वेष, प्रतियोगिता और संघर्ष भी पनपता रहता है। ऐसा देखने को मिलता है, अधिकांश दशाओं में सहयोग का अंत संघर्ष में एवं संघर्ष का अंत सहयोग में होता है। अतः सहयोग एवं संघर्ष सामाजिक जीवन के अनिवार्य पक्ष हैं। छात्रों, समाज की पांचवी विशेषता है पारस्परिक निर्भरता। समाज के सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण ये एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं एवं सामाजिक नियमों एवं मूल्यों के अनुसार ही व्यवहार एवं कार्य करते हैं। समाज में पारस्परिक निर्भरता की भावना के परिणाम स्वरूप सहयोग एवं समानता की भावना देखने को मिलती है। समाज की अंतिम विशेषता है परिवर्तनशीलता। छात्रों, समाज स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन सामाजिक मूल्यों, विश्वासों इत्यादि में दृष्टिगोचर होते हैं। समाज में परिवर्तन बदलती हुई आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के कारण संभव होते हैं। यह समाज का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। छात्रों, उपरोक्त सभी लक्षण समाज की परिकल्पना को पूर्ण करते हैं। विद्वानों ने समाज को अनेक उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जैसे सरल समाज, जटिल समाज, आदिम समाज आदि। सरल समाज से तात्पर्य उन समाजों से है जिनके सदस्य अपनी परंपरागत स्थिति के बारे में जागरूक रहते हैं। इसी जागरूकता के आधार पर सदस्य पारस्परिक संबंधों की स्थापना करते हैं। इनके संबंध धर्म एवं लोकाचारों आदि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इन समाजों में सहयोग का महत्व सर्वाधिक है। हालांकि संघर्ष कभी कभी होता है। इनके पारस्परिक संबंध सीमित होते हैं। कुल मिलाकर सरल समाजों का विशिष्ट लक्षण सरल एवं प्रत्यक्ष संबंध है। दूसरी ओर जटिल समाजों में परिवर्तनशीलता एवं कृत्रिम संबंध देखने को मिलते हैं। ऐसे समाजों में सहयोग के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना देखने को मिलती है। इनमें संघर्ष अप्रत्यक्ष रूप से अधिक देखने को मिलते हैं। पारस्परिक निर्भरता भी अप्रत्यक्ष रूप में होती है। इन समाजों की समस्याएं जटिल होती हैं। आकार बड़ा एवं सदस्यों में उद्देश्य और रुचियों में असमानता काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसी कारण जटिल समाजों में संबंध जटिलता दर्शाते हैं। औद्योगिक एवं नगरीय विशेषता इनके प्रमुख लक्षण हैं। आदिम समाज के सदस्यों के संबंध अन्य समाजों के सदस्यों से कुछ भिन्न देखने को मिलते हैं। इन समाजों के नियंत्रण के साधन धार्मिक, नैतिकता एवं लोकाचारों से प्रभावित होते हैं। इन समाजों में उत्पन्न जागरूकता और समान चेतना अन्य समाजों से भिन्न देखने को मिलती है। वस्तुतः यह पिछड़ी हुई अथवा आदिम विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। छात्रों, विभिन्न समाजशास्त्रियों सर्वश्री र्यूटर, पार्सन्स, कुले, मैकाइवर और पेज की समाज की परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज एक अमूर्त, यथार्थ अथवा प्रतीकात्मक साधन साध्य क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण मानव संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जो रीतियों, कार्यप्रणालियों, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों, विभाजनों, नियंत्रणों तथा स्वतंत्रताओं से निर्मित होती है। समाज शब्द का प्रयोग साधारण बोलचाल की भाषा में खूब किया जाता है। सामान्य बोलचाल तथा समाजशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। समाज शब्द का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, महिला समाज आदि रूप में भी इस शब्द का प्रयोग होता है। समाज शब्द का प्रयोग विभिन्न सामाजिक विज्ञानों, सामाजिक मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान आदि में अलग अलग अर्थों में किया जाता है।
सामाजिक मानवशास्त्र में जनजातियों को आदिम समाज से संबोधित किया गया है। राजनीति विज्ञान में समाज से तात्पर्य व्यक्तियों के समूह से है, तो अर्थशास्त्र में समाज का अर्थ व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें परस्पर आर्थिक प्रक्रियाएं होती हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण सामाजिक विज्ञानों में मूल अवधारणाओं का विशेष अध्ययन किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है, इसलिए इसके अर्थ का ज्ञान होना आवश्यक है।